राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज होटल में बड़ी भीड़ हो रही थी। काफी कस्टमर आ चुके थे। 70 वर्षीय गोपाल जी बड़ी फुर्ती के साथ काम कर रहे थे। लेकिन उम्र भी कोई चीज होती है। गोपाल जी तो चाहते थे कि किसी बच्चे की तरह दौड़ दौड़ कर सभी के टेबलों पर ऑर्डर दिया हुआ भोजन जल्दी जल्दी पहुंचा दे। लेकिन यह सोच में ही फुर्ती थी। शरीर था कि अपनी गति से ही चलता था। क्या करें, उम्र के साथ साथ शरीर भी साथ छोड़ देता है। फुर्ती रह जाती है तो मन और सिर्फ सोच में। लेकिन शरीर शरीर अपने बस में नहीं होता। तभी एक औरत चिल्ला कर कहती है, अरे ओ बुढ़े, कब से ऑर्डर दे रखी हूँ, अभी तक मेरी टेबल पर खाना क्यों नहीं आया। गोपाल जी को आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन पहले के टेबल पर जो ऑर्डर थे उनमें वह जल्दी जल्दी कंप्लीट करने में लगे थे। अब स्मिता को जोर से गुस्सा आ जाती है। अपनी सहेलियों के बीच बैठी हुई वह उठकर ऊंची हील की सैंडल पहन खटखट करती गोपाल जी के पास नजदीक जाकर उन्हें डांटने लगती है। अरे बुढ़े, क्या मैं तेरे होटल में फ्री में खाने आई हूँ? जो कभी से बैठी हूँ और मेरे टेबल पर तूने मेरा ऑर्डर नहीं दिया। अरे तू मुझे जानता नहीं। मैं अभी चाहूँ तो खड़े खड़े तेरा यही होटल खरीद लूं और तुझे यहाँ से लात मारकर निकाल दूं। तभी गोपाल जी पलटकर उस औरत की तरफ देखते हैं। देखते ही स्मिता के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। उसके पैरों तले से जमीन सरक जाती है। उसकी आंखें उनके चेहरे को देखती ही रह जाती हैं। अरे, यह तो मेरा मरा हुआ ससुर है। यह कब जिंदा हो गया? अब तो स्मिता की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। तभी गोपाल जी कहते हैं, मैडम, आप अपनी टेबल पर बैठिए। बस आपका ही ऑर्डर लेकर आ रहा था। इतना सुनकर स्मिता इधर उधर देखती हुई चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ गई। उसके साथ उसकी 3 और सहेलियां थी। उसे देखकर तो वह आश्चर्य में पड़ गई कि यह तो बड़े गुस्से से गई थी उस वेटर को डांटने, और वहां से उस वेटर ने ऐसा क्या कह दिया कि यह चुपचाप सन्नाटे में आकर बैठ गई। इसके उठने के अंदाज से तो लगा था कि आज उस वेटर की खैर नहीं, उसे यह पीट कर ही आएगी। लेकिन अब तो स्मिता की भूख उड़ गई थी। वह जल्दी से होटल में अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा मोड़ा नाश्ता किया और जो पूरा दिन चीखती चिल्लाती हंसती मार्केट में तरह तरह की शॉपिंग करती, दोनों हाथ से पैसे उड़ाती थी। पैसे तो वह अपने पिता का उड़ाती थी, पति का कुछ नहीं, क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अपने शहर से लेकर विदेशों तक में उनका बिजनेस फैला हुआ था। वह करोड़पति की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसे पार्टी शॉपिंग एंजॉय करने की आदत थी। इसीलिए वह बड़े बड़े होटलों में अपने सहेलियों के साथ जाया करती थी और होटलों का बिल खुद ही चुकाया करती थी। उसकी सहेलियां उसके साथ जाने को हमेशा तैयार रहती और वह बढ़ चढ़कर शो अप करती थी। इसीलिए आज उसका मन शांत देखकर सहेली आश्चर्य में थी। लेकिन उन्हें क्या, उसने खिलाया पिलाया और बिल भरा। घर आकर वह सोचने लगी कि आखिर यह बुढ़ा जिया कैसे, कैसे जिंदा है। फिर भी उसने पहचाना नहीं तो स्मिता को कोई टेंशन नहीं। स्मिता की उन दिनों की बात वह याद करने लगी जब वह कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसी कॉलेज में पंकज भी पढ़ता था। पंकज देखने में बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़का था। कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता था। सभी लड़के उससे पढ़ाई के बारे में हमेशा पूछा करते थे। वहीं स्मिता भी अपना प्रोजेक्ट या कुछ होता तो पंकज से पूछती थी। पंकज उसकी पढ़ाई और उसकी सुंदरता की वजह से उससे काफी इम्प्रेस होती। वह उसे पसंद करने लगी थी और एक दिन उसे उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। लेकिन पंकज जानता था कि स्मिता अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, क्योंकि वह कॉलेज में भी अपने बाप की दौलत को लेकर बहुत घमंड किया करती थी।
कभी कभी तो बहुत बड़ा बड़ा हंगामा कर देती। पैसे के नाम पर वह लोगों के साथ कई तरह के मजाक मस्ती किया करती थी। उसे अपने पिता के पैसों पर बड़ा घमंड था। इसीलिए पंकज ने उसे हंसकर माफी मांग लिया। मैडम जी, कहाँ मैं एक गरीब किसान का बेटा और कहाँ आप करोड़पति की बेटी। कभी हमारी जोड़ी फिर बैठ ही नहीं सकती। लेकिन स्मिता की तो अब जिद हो गई थी, क्योंकि स्मिता जिस चीज पर हाथ रख देती थी वह उसकी हो जाती थी। अब उसने खुद से पंकज को प्रपोज किया और पंकज की औकात क्या कि उसे मना कर दिया। उसने अपने पिता से यह बात बताई। पापा, मेरे कॉलेज का सबसे होनहार लड़का है पंकज। उसकी तारीफ स्टूडेंट से लेकर टीचर तक करते हैं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। पापा, पंकज इतना अच्छा लड़का है कि आपकी प्रॉपर्टी को वह दुगनी तुगनी कर देगा। बहुत अच्छे से आपका बिजनेस संभालेगा। पापा, वह ईमानदार भी बहुत है। कभी भी किसी चीज में बेईमानी नहीं करेगा। स्मिता के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर उसके पापा पंकज के बैकग्राउंड के बारे में पता करने लगे। जाकर पता चला कि एक छोटे से गांव में रहने वाला पंकज का पिता एक किसान है, जिसकी हैसियत तो उनके यहाँ एक नौकरों से भी गिरी हुई है। उनकी कोई कमाई नहीं। वह किसान बड़ी मेहनत और मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा है और उनकी बेटी उसकी सुंदरता और पढ़ाई पर फिदा हो गई। स्मिता के पापा ने कह दिया, बेटी, मुझे यह रिश्ता तो मंजूर है, लेकिन तू उसके बैकग्राउंड के बारे में सुन ले। क्या तू शादी करके उसके उस छोटे से कच्चे मकान में जाकर रहेगी, जहाँ खुद के घर में पानी की सुविधा नहीं है। उसके माता पिता कुएं से पानी भरकर लाते हैं, लकड़ियों से चूल्हा जलाकर खाना बनाते हैं। पूरा दिन पंकज का पिता दूसरों के खेत में मेहनत करता है, तब जाकर उसके घर का खर्च चलता है। और वहीं जाकर तू मजदूरों की तरह रहेगी। अब तू सोच ले, तू पंकज के पिता की तरह खेतों में मजदूरी करेगी या पंकज के साथ वह जो काम करेगा वह। यहाँ तो तेरी एक आवाज पर नौकरों की लाइन लग जाती है। स्मिता ने कहा, पापा क्या सोचते हो, मैं थोड़ी ना उसके घर जाऊंगी। मुझे उसके घर, उसके पिता, उसके माता से कोई मतलब नहीं। मैं शादी सिर्फ पंकज से कर रही हूँ। उसके परिवार को अपनाना नहीं चाहती। आप पंकज को पैसों की लालच देकर उसे अपने पास रखो। वह हमारे घर में ही रहेगा। मैं तो कभी उसके घर को देखने भी नहीं जाऊं। यह बात स्मिता के पिता को भी ठीक लगी। ठीक है बेटी, तू उसे मना ले कि वह हमारे साथ ही रहे। हमें यह रिश्ता मंजूर है। स्मिता ने कहा, लेकिन पापा, वह मेरी बात मानता ही नहीं है। अगर मैं उसे यह सब बोलूंगी तो वह मुझे कहेगा कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद पैसे की घमंड दिखा रही है। पापा, यह सब कुछ आपको ही करना है। स्मिता के पापा ने कहा, बेटी, तू अभी बड़ी नादान है, बच्ची है। मैं कैसे कर सकता हूँ? और मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन रिश्ता लेकर उसके घर कैसे जाऊं? अगर तुझे पंकज से शादी करनी है तो तुझे खुद बदलना होगा। तू गरीबों पर दया कर, गरीबों के साथ बैठना उठना, उनके साथ प्रेम से बातें करना, यह सारी चीजें तू खुद कर। देख ले, एक न एक दिन पंकज तेरी तरफ जरूर आकर्षित होगा। स्मिता अपने पिता की बात मानकर एक दिन सस्ते कपड़े पहन खुद साइकिल से कॉलेज पहुंच गई और उसने अपने कॉलेज की बहुत सी गरीब लड़कियों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया और वह उनके साथ ऐसे बात करने लगी जैसे कि वह उनसे कितना प्रेम रखती हो। जैसा उसके पिता ने कहा था, वह हर आने जाने वाले गरीब, स्कूल के पास बैठने वाले भिखारियों से बड़े प्यार से बातें करती, उनको पैसा देती, यहाँ तक कि उन्हें छूती और उनसे आशीर्वाद लेती। यह सब पंकज देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने ही लगा, क्योंकि उसे लगा कि अब तो स्मिता बदल गई है। प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। शायद स्मिता के मन में
मेरे लिए जो प्यार है उसी की वजह से उसे अब दुनिया बदलती हुई नजर आ रही है। अब पंकज उसे एक दिन थैंक यू बोलते हुए बोला, अरे मैडम, इन भिखारियों के साथ क्या बात कर रही हो? स्मिता ने कहा, कैसी बात करते हो पंकज? भिखारी हुए तो क्या हुआ? यह भी तो इंसान है। यह भी तो हम जीना चाहते हैं। इन्हें भी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे चाहिए। जब भी मैं ऐसे गरीबों को देखती हूँ, मेरा दिल तड़प उठता है। मुझे लगता है मैं इनकी कितनी मदद कर दूं, मुझसे देखा नहीं जाता। पंकज, एक दिन मेरा साथ दो। मैं एक दिन वृद्धा आश्रम जाके वृद्धों में कुछ दान करना चाहती हूँ। आखिर मेरे पिता ने इतना कमाया, तो इतनी दौलत का हम क्या करेंगे? और वह दौलत किस काम, जो किसी गरीब के उपयोग में ना आ सके। पंकज उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसे एक दिन वृद्धा आश्रम में ले गया। वह वृद्ध लोगों के लिए कपड़ा, कंबल, राशन, बहुत सारी चीजें ट्रक भरवा कर ले गई और वृद्धा आश्रम में सबको दान दिया और कहने लगी, पंकज, मुझे अपने पिता के पैसों से कोई लालच नहीं है। मैं तो अपने पति की कमाई में उसके घर पर रहकर 2 टाइम की रोटी खाऊंगी, उसी में मुझे खुशी मिलेगी। मुझे पैसा तो बहुत मिला, लेकिन मुझे प्यार नहीं मिला। मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए मैं थोड़ी बिगड़ सी गई थी। लेकिन तुमसे प्यार होने के बाद मुझे दुनिया खूबसूरत सी लगने लगी। सारे संसार के लोगों से मुझे प्रेम हो गया है। पंकज ने स्मिता को कह दिया, स्मिता, अब तुम बदल गई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरी शर्त यही रहेगी कि शादी के बाद भी मैं अपने माता पिता से अलग नहीं होऊंगा और तुम्हें भी मेरे घर पर ही रहना पड़ेगा। स्मिता ने कह दिया, हाँ पंकज, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम अपने माता पिता के साथ रखो या मुझे किसी झोपड़े में रखो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पंकज और स्मिता की जल्दी शादी हो गई। पंकज बहुत खुश था। कुछ दिनों तक स्मिता पंकज के घर में रहने लगी, जैसा कि उसने वादा किया था। लेकिन वह उसकी माँ और उसके पिता से हमेशा नफरत करती रह गई। उसके दिमाग में रह रहकर तरीके आने लगे। वह अब उसकी माँ और बेटे के बीच में ऐसी ऐसी बातें क्रिएट करती कि पंकज को लगता कि वास्तव में मेरी माँ अनपढ़ गंवार है और मैं शहर से पढ़ लिख कर आया हूँ। इनके साथ मैं रहा तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब होगा। स्मिता घर के काम कुछ करती नहीं थी, लेकिन जब पंकज को देखती थी तो काम करने का नाटक अपनी सास के साथ करती। मम्मी जी, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, बस मुझे अपनी बेटी समझकर काम सिखाते रहिए। लेकिन यह सब उसका एक नाटक था, जो कि पंकज समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा था कि स्मिता मेरे प्यार में कितना कुछ करने को तैयार है। स्मिता ने पंकज का पूरी तरह से दिल जीत लिया और वहीं पत्नी के बस में आकर माता पिता उसे गवार लगने लगे। एक दिन स्मिता ने कहा, पंकज, चलो मेरे पापा के घर, कुछ दिन तो सही, हमेशा के लिए तुम वहां नहीं रह सकते, लेकिन वह भी तो मेरा घर है। मेरे पापा भी अकेले हैं, उनको भी मेरी जरूरत है। जब से शादी हुई है वह बिल्कुल अकेले से पड़ गए हैं। चलो कुछ दिन रहकर आते हैं। अब स्मिता पंकज को लेकर अपने घर चली जाती है। वहां जाकर वह 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है। उसमें वह अपनी सारी सहेलियों को मिलाती है पंकज से। पंकज को तो उसकी पार्टी से ऐतराज था, लेकिन उसके पैसे नहीं खर्च हो रहे थे, उसके पिता के पैसे खर्च कर रही थी। पंकज जानता था कि स्मिता बचपन से पार्टी एंजॉय करना, मजे करना, वह हमेशा से उसकी आदत है, क्योंकि वह कॉलेज से ही उसे जानने लगा था। वह उसे मना नहीं कर पाया।
अब पंकज को वहां रहते हुए पूरा महीना निकल गया। जब भी वह जाने की बात करता तो स्मिता कह देती, पंकज प्लीज थोड़े दिन और रुको, थोड़ा पापा का यह काम निकाल दो। और उसके पापा भी पंकज को अपने ऑफिस का काम कुछ न कुछ बताते रहते। पहले प्यार से, यह कर दो बेटा, आखिर मेरा भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वह यह कह कहकर उसे काम में उलझाते रह गए। अब तो इसी तरह से 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन स्मिता अपने ससुराल वापिस नहीं लौटी। इधर पंकज भी अपनी पत्नी के साथ रह रहकर बिल्कुल बदलता सा गया था। उसे भी नौकर चाकर, अच्छे अच्छे खाने, रहन सहन की धीरे धीरे आदत सी लग गई थी। और यह आदत स्मिता जानबूझकर लगाती जा रही थी ताकि पंकज हमारे साथ हमारे पापा के घर पर ही रहे और वह ऐसा आराम का आदी हो जाए। ऐसे रहते रहते साल गुजर चुका था। एक दिन एक दिन पंकज सुबह नहा धोकर चाय नाश्ते में व्यस्त था। तभी उसने देखा कि गले में गमछा डाले हुए, फटा जूता पहने, फटी धोती और कुर्ता, सिर पर पगड़ी पहने उसके बूढ़े पिता हाँफते हुए उसके पास पहुंच गए। कई नौकर चाकर भी उनके पीछे पीछे दौड़कर आ रहे थे। पंकज उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ। नौकरों ने कहा, साहब, मैंने इस बूढ़े व्यक्ति को बहुत मना किया कि अंदर मत जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि पंकज मेरा बेटा है, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। पंकज ने नौकरों को इशारा करके कहा, आप लोग यहाँ से जाओ। और फिर अपने पिता को हाथ पकड़ते हुए बोला, पापा आप इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है, घर में सब कुछ ठीक तो है? गोपाल जी गुस्से से बोले, तू तो 10 दिन के लिए कहकर आया था और यहीं आकर घर जमाई बन गया। तूने तो वादा किया था कि हम कभी भी अपनी पत्नी के मायके में जाकर नहीं रहेंगे, लेकिन तू शादी के कुछ ही महीनों बाद अपने बूढ़े पिता और माता को भूल गया, घर की खबर लेना भूल गया। तेरी माँ कितना बीमार है, 3 महीने से बिस्तर पर पड़ी है, हर वक्त तुझे याद कर करके रो रही है। यह सुनकर तो पंकज के पैरों तले जमीन सरक गई। अचानक से उसे इस रहीसी से अपना वही पिता का पुराना घर याद आ गया। वह अपनी हैसियत पर लौटा और घबरा गया। पापा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। यहाँ मैं ऐसे फंस गया था कि आप लोगों से मिलना ही भूल गया। चलो मैं अभी चलकर माँ की दवा करवाता हूँ। यह कहकर पंकज जल्दी से अपने कपड़े समेटे और जाने के लिए तैयार हो गया। स्मिता, जल्दी से घर चलो, मेरी माँ की तबीयत काफी खराब है, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा। स्मिता ने कहा, अरे रुको, ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है? उसने ससुर को देखा। उसे बड़ी घृणा हुई कि यह मजदूर मेरे घर के अंदर साफ सुथरे टाइल्स में गंदे फटे जूते पहनकर आ गया। इससे साफ सुथरे अच्छे तो मेरे घर के नौकर हैं। वह गोपाल जी के ना पैर छुई, ना उनसे बातें की। उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि यह बुढ़ा जल्दी से यहाँ से चले, वरना कोई सहेली आ जाएगी और पता चल जाएगा कि यह मेरा ससुर है, बड़ी बदनामी होगी। इसीलिए उसने कहा, पंकज, जब माँ की तबीयत इतनी खराब है तो तुम जल्दी से अपने पिताजी के साथ चलो, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, मेरे सामान कहाँ कहाँ फैले हैं। और फिर एक बेटी जब अपने ससुराल जाती है तो ऐसे थोड़ी ना चल देती है, मैं अपने पापा से कहकर गाड़ी लेकर आ जाऊंगी। पंकज बोला, हाँ, तुम जल्दी आने की कोशिश करना। पंकज अपने पिता गोपाल जी के साथ जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो देखा माँ की तबीयत काफी खराब थी। पड़ोस के 1-2 लोग माँ के आसपास बैठे हुए थे। पंकज माँ की हालात देखकर बोला, जल्दी से माँ को हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन गोपाल जी ने कहा, बेटा, जब से तू गया है, तेरी माँ की सेवा के चलते मैं भी खेतों में काम करने नहीं गया। मेरे जेब में 1 रुपए नहीं है, घर में एक एक दाने खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? तू होता तो घर में ऐसा कुछ नहीं होने पाता, तेरा सहारा ही बहुत था। पंकज ने अपना मोबाइल निकाला, स्मिता को फोन किया। स्मिता,
तुम कुछ पैसे जल्दी से भेज दो, माँ की दवा के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। स्मिता ने कहा। कैसी बात करते हो पंकज, पैसे के लिए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाई। सोच रही थी कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए, कुछ सामान खरीद लेती तभी ससुराल जाती। और मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। पापा का बिजनेस कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। पापा भी बीमार हो गए हैं। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तुम अपने किसी दोस्त से थोड़ा उधार ले लो। जैसे ही पापा के पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम उधारी चुका देना। पंकज ने अपने दोस्तों के पास फोन लगाना शुरू कर दिया। कई दोस्तों ने पैसे देने से मना कर दिया। एक दोस्त ने मना तो कर दिया लेकिन बोला, देख दोस्त, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। शाम तक अगर मिलेगा तो मैं तेरे घर पैसे लेकर आता हूँ। पंकज उसी दोस्त की उम्मीद में बैठा रहा। शाम से सुबह हो गई, लेकिन यह सुबह उसकी जिंदगी की सबसे बुरी सुबह। दूसरे दिन सुबह ही उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी और पड़ोसियों को पता चला। घर घेर लिए, पूरे घर में लोगों की भीड़ लग गई। माँ जोर जोर से सांसें लेते हुए अचानक से शांत हो गई। माँ के शांत होने से पहले ही लोगों ने मुंह में गंगा जल, सोन का थोड़ा सा टुकड़ा और तुलसी डाल दिया। कहते हैं मरते हुए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल, सोन और तुलसी के पत्ते डालने से पवित्र होता है। गांव में यह रीति रिवाज बड़े अच्छे से निभाया जाता है। यह तीन चीजें पंकज की माँ के मुंह में डालते ही उसने अपनी सांसें बंद कर ली, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब पंकज और उसके पिता गोपाल जी फूट फूट कर रोते रह गए। पंकज अपनी माँ के पैर पकड़कर प्रायश्चित भरी आंखों से आंसू गिराते हुए बोला, माँ मुझे क्षमा कर दो माँ, सारी गलती मेरी है। काश मैं तुम्हारे साथ होता और तुम इतना बीमार नहीं होने पाती। कुछ समय होता तो मैं तुम्हें दवाई करवाने की पैसे की व्यवस्था कर लेता। तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पंकज देखा तो वही दोस्त था जो शाम को पैसे देने के लिए बोला था। वह बोला, दोस्त बड़ी देर हो गई, पैसे तो मिल गए लेकिन आज सुबह ही मिले। लेकिन जब तक पैसे लेकर मैं आया सब कुछ खत्म हो गया। पंकज रोते हुए बोला, अब पैसों की जरूरत नहीं रही मेरे दोस्त, अम्मा दुनिया छोड़कर चली गई। पंकज रोते हुए अपनी पत्नी को बताया, स्मिता जल्दी आ जाओ, माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी है। अंतिम बार तुम माँ का मुंह देख लो। स्मिता ने कहा, पंकज मैं अभी घर आने की हालात में नहीं हूँ, मेरी बहुत तबीयत खराब है। तुम लोग अपना काम करो, तबीयत ठीक होते ही मैं आ जाऊंगी। स्मिता ने फोन खुद ही कट कर दिया। अब माँ के मृत शरीर को ज्यादा नहीं रख सकते थे। जब बहू आने से मना कर दी तो गांव के लोग मिलकर अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। माँ का अंतिम क्रियाकर्म हुआ। धीरे धीरे कुछ दिन और गुजर गए। आने जाने वाले लोग आते रहे लेकिन स्मिता नहीं आई। 13वें के दिन भी पंकज ने फोन लगाया। गांव के सभी लोग पूछ रहे हैं, स्मिता, सभी रिश्तेदार समाज के लोग आ गए हैं, सब तुम्हारे बारे में ही पूछते हैं कि बहू क्यों नहीं आई। तो स्मिता ने कहा, यार सबको बता दो ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कैसे आती। पंकज कुछ कर भी नहीं सकता था। स्मिता नहीं जाना चाहती थी कि उन देहाती गवारों के बीच में बैठकर कौन रोने का नाटक करेगा और कौन वहां रहकर अपने आप को परेशान करे। उसे तो माता पिता से पहले ही कोई लगाव नहीं था। सिर्फ उसने पंकज से अपनी जिद के चलते शादी किया था। माँ को गुजरे हुए अब कुछ महीने बीत गए थे। पंकज अब धीरे धीरे अपने काम की तरफ ध्यान देने लगा था। एक दिन पंकज को सुबह सुबह एक डाकिया ने आकर एक लिफाफा दिया। उस लिफाफे को खोलकर पंकज के चेहरे पर खुशी दौड़ पड़ी, क्योंकि वह उसकी नौकरी का लेटर था। जब वह उस लिफाफे को पढ़ने लगा, उसके चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई दी। तो गोपाल जी बोले, बेटा ऐसे ही और कई लिफाफे आए हैं जिन्हें अभी तक मैंने नहीं खोला। तेरी माँ कहती रह गई
जाकर पंकज को बुला लाओ। इस लिफाफे में ना जाने उसकी क्या जरूरी बात लिखी होगी। गोपाल जी अंदर से लिफाफा निकाल कर लाए। देखा तो उसमें उसके कई नौकरी के अपॉइंटमेंट थे। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसे नौकरी के लिए बुलाया था। पंकज जब कॉलेज में था तभी अपनी नौकरी के लिए कई जगहों पर अप्लाई किया था। पंकज की काबिलियत, उसकी अच्छी अच्छी डिग्रियां देखकर उसे अच्छी कंपनी नौकरी के लिए बुलाई। लेकिन वह तो साल भर से ज्यादा अपनी पत्नी के मायके में गुलामी करता रह गया। लास्ट में उसे 1 रुपए हासिल नहीं हुआ। माँ की दवा के लिए भी पैसे नहीं मिला और माँ भी चली गई। इस बात का उसे बहुत गम हुआ, बहुत पछतावा हुआ। वह सारे लिफाफे खोलकर रोने लगा। पापा, यह सब मेरी नौकरी के लिफाफा है। सब में मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिली है, लेकिन मैं पागल हो गया था जो स्मिता के पीछे उसके घर चला गया और यह सब मेरे हाथ से चली गई। लेकिन पापा, यह एक जो अभी आया है लिफाफा, इसमें मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया है। लेकिन मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? इसके लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा। गोपाल जी ने कहा, बेटा, तुझे भले ही विदेश जाना पड़ेगा, लेकिन तू इस नौकरी के मत छोड़। तेरे यह भविष्य का सवाल है। कब तक तू बहू के मायके में गुलामी करेगा? मैं तुझे अपनी आंखों से अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखना चाहता हूँ। यह मेरा छोटा सा घर है और मैंने बड़ी मेहनत करके तेरे लिए और एक शहर से बाहर भी फ्लैट खरीद रखा है, लेकिन अभी उसकी कीमत बहुत कम है। बेटा, उसमें अभी तू कुछ नहीं कर सकता। तू इस गांव को छोड़, वह शहर के पास फ्लैट है, उसमें तू अपना बड़ा सा मकान बनवाना और बहू को लेकर उसमें रहना। लेकिन उससे पहले तुझे कमाना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़े होना पड़ेगा। यह सुनकर अब पंकज को भी हिम्मत आ गई। उसने अपनी पत्नी स्मिता को फोन करके बताया कि मेरी विदेश में ट्रेनिंग है, बहुत ही जल्दी जाने वाला हूँ, तुम प्लीज आ जाओ, नहीं तो हमारी मुलाकात भी नहीं होगी। स्मिता जाने की बात सुनकर जल्दी से पहुंच जाती है और पंकज को समझाने लगती है कि तुम विदेश क्यों जाओगे, हमारे पास इतना सब कुछ है, वह सब तुम्हारा ही तो है। पंकज उसकी बात सुनकर समझ गया था, यदि मेरा होता तो आज मेरी माँ की दवाइयों के पैसे मुझे भीख नहीं मांगने पड़ते। पैसों की वजह से मैं अपनी माँ को भी नहीं बचा पाया। उसने कहा, ठीक है स्मिता, वह मेरा नहीं तुम्हारा है, लेकिन मुझे कमाने तो जाना पड़ेगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद जीना चाहता हूँ। स्मिता को जब पता चला कि उसके पिता उसे जाने की अनुमति दे दिए हैं, उसका दिल गुस्से से चिढ़ बैठा। लेकिन वह क्या करती? पंकज को लाख कोशिश करती रही कि वह ना जाए, लेकिन पिता के कह देने पर पंकज एक ना माना और जाने के लिए तैयार हो गया। तो स्मिता ने कहा, पंकज, तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे और पापा जी अकेले रहेंगे, वह भी अच्छा नहीं है। कुछ दिनों के लिए तुम ऐसा करो कि मुझे और अपने पापा को मेरे घर पर ही छोड़ दो। अभी अभी माँ गई है, पापा यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? उन्हें तो बहुत तकलीफ होगी। और देखो, तुम भी यहाँ नहीं रहोगे, मेरा मन भी अकेले नहीं लगेगा। बीच में जब तुम्हारे पापा का मन होगा तो मैं गांव लेकर आ जाऊंगी। पंकज को भी यह बात अच्छी लगी कि माँ अभी अभी दुनिया छोड़कर गई है, पापा को भी अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। और स्मिता, वह तो मेरी बात मानने से रही, मेरे जाते ही वह चली तो जरूर ही जाएगी। यदि पापा को भी साथ ले गई तो कुछ दिनों तक उनको आराम रहेगा। यह सोचकर वह अपने पिताजी को स्मिता के साथ उसके मायके छोड़ देता है और पंकज खुद विदेश चला जाता है। स्मिता अपने ससुर से इतना जलती थी, उसी की वजह से मेरा पति विदेश चला गया है। उसे अच्छा मौका था ससुर को सबक सिखाने का। उसने अपने नौकरों से कह दिया था, यह भले ही बुढ़ा मेरा ससुर है, लेकिन तुम लोगों को इसकी इज्जत करने की जरूरत नहीं है। अपने साथ नौकरों वाला काम करवाओ और नौकरों वाला एक कमरा दे दो। यह मेरा ससुर है, यह बात मेरी सहेलियों को मत बताना।
वरना नौकरी से निकाल दूंगी। नौकर स्मिता की बात मान लिए और गोपाल जी को भी नौकरों वाला कमरा, चटाई तकिया देकर वहीं रख लिए। पूरा दिन घर के काम लगाए रखते। गोपाल जी के कुछ समझ में नहीं आता, इतने सारे नौकर चाकर होने के बाद भी यह नौकर ही मुझे काम क्यों बोलते हैं। एक दिन गोपाल जी एक नौकर से बोले, भैया मेरी बहू से बात करवा दो, मेरे बेटे का फोन आता होगा। गए हुए कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं हुई। उधर पंकज का फोन स्मिता के मोबाइल पर आता तो स्मिता यही कह देती, पापा अभी आराम कर रहे हैं, या कि पापा अभी कहीं गए हैं, या कि खुद कह देती कि मैं सहेलियों के साथ बाहर आई हूँ, घर जाकर बात करवा दूंगी। इसी तरह से वह अपने ससुर और अपने पति का बात ही नहीं करवाई। धीरे धीरे समय गुजरता गया और स्मिता अपने ससुर पर इतना चिढ़ती रही कि उसने सोच लिया था कि पंकज के आने से पहले ही मैं इसका काम तमाम कर दूं, इसे इस दुनिया से हटा दूं, ताकि मेरे और मेरे पति के बीच में यह बुढ़ा भी कभी ना आए। फिर पंकज आराम से मेरे ही घर पर रहेगा, वरना वह आते ही इस बुढ़े को लेकर फिर से उसी गांव में चला जाएगा। उसने एक दिन किचन के गैस की पाइप में छेद करवा दिया। एक नौकर को बहुत सारे पैसे देकर किचन की सारी प्लानिंग करवा दिया और बोला कि इसे जाकर बोल दो कि यह किचन में चाय बनाकर सबके लिए लेकर आए। उस नौकर ने वैसा ही किया और यह कहकर वह बाहर चला गया। उसने गोपाल जी को बोला कि जाओ चाय बनाकर, स्मिता के पिताजी यानी साहब ऊपर बैठे हैं और तुम्हें बुलाए हैं, तुम चाय लेकर ऊपर जाओ, वह तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। गोपाल जी किचन में जा ही रहे थे कि दूसरे नौकर को पता नहीं था यह सारी प्लानिंग। दूसरा नौकर जो गोपाल जी की उम्र का ही बुढ़ा था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह काफी समय से वहां काम कर रहा था। वह सोचा कि साहब को चाय इनके हाथ की पसंद नहीं आती, साहब की चाय तो मैं ही बनाता हूँ। इसीलिए बात सुनकर गोपाल जी से बोला, भैया आपकी हाथों की चाय पसंद नहीं आएगी, आप जरा ठहरो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। गोपाल जी उसकी बात मानकर बाहर आ गए और वह किचन में चाय बनाने चला गया। गोपाल जी सोचे, जब तक इसका काम मैं कर लेता हूँ। वह बाहर बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था तो गोपाल जी पौधों को पानी देने लगे, लेकिन अचानक से किचन में जोरदार का धमाका हुआ और बाहर निकलने लगी तो सिर्फ धुआं। यह देखकर गोपाल जी घबरा गए। तभी वहीं पर जो दूसरा माली, वह जल्दी से गोपाल जी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर गेट के बाहर ले गया। घर से बाहर ले जाते हुए देख गोपाल जी काफी घबराए थे। भैया क्या हुआ, मुझे बाहर घसीट कर क्यों लाए? वह माली कहने लगा, यह जो अभी धमाका देख रहे हो ना भैया, यह धमाका आपकी बहू ने करवाया है और सिर्फ आपके लिए। मैंने आपकी बहू को बात करते हुए सुना, वह कह रही थी कि जल्दी से ही इस बुढ़े का काम खत्म कर दूंगी, फिर मैं अपने पति के साथ आराम से रहूंगी। शायद मुझे तो लग रहा है कि वह आपके बेटे से ही बात कर रही थी। गोपाल जी का दिल नहीं माना। नहीं नहीं, मेरा बेटा इसमें शामिल नहीं हो सकता, वह कभी मुझे मरवाने की साजिश नहीं करेगा। लेकिन उस माली ने कहा, क्या पता भैया, दौलत बड़े बड़े को अंधा कर देती है, बड़े बड़े रिश्तों को तोड़कर रख देती है। शायद आपसे पीछा छुड़ाकर हमेशा के लिए यहीं रहना चाहते हो साहब। अब जो भी बात हो, लेकिन यह धमाका आपके लिए है। आप तो अपनी बहू की नजरों में मर चुके हैं, इसीलिए आप अब यहाँ से कहीं चले जाओ। गोपाल जी वहां से तुरंत भाग लिए और वह हादसा देखकर वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग जब किचन के अंदर गए तो जो बूढ़ा व्यक्ति अंदर गया था वह काफी झुलस गया था। वह भी गोपाल जी जैसा ही दिखता था, उनके जैसे ही उम्र थी। उसे देखकर तो स्मिता खुशी से फूली ना समाई। चलो, बुढ़ा तो मर गया। उसने रोते हुए अपने पति पंकज को फोन लगा दिया। पंकज, बहुत बड़ा हादसा हो गया,
मैंने तुम्हारे पिता को कितनी बार मना किया था कि कामों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता यही कहते, बहू, मैं एक मजदूर किसान हूँ, मुझसे बैठकर नहीं खाया जाता, मैं काम करूंगा। इसीलिए वह बार बार कहीं इधर काम कहीं उधर। जब बाहर वाले नौकरों ने उनसे काम नहीं करवाया तो वह किचन में पहुंच गए चाय बनाने, और ना जाने कैसे उन्हें गैस चलानी नहीं आती थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। अरे जब वह हमेशा चूल्हे और लकड़ियों में खाना बनाते थे, उन्हें गैस चलाने की क्या जरूरत थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। पंकज अपने पिता की मौत सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह भी वहां सारा काम छोड़कर अगली फ्लाइट से अपने पिता के लिए पहुंच गया। लेकिन अब तक उसके पिता का अंतिम दाह संस्कार करवा दिया गया था। वह अपने पिता को अंतिम बार देख भी नहीं पाया। यह सब देख उसे बड़ा दुख हुआ। अब ऐसे ही समय गुजरता गया। पंकज अपने माता पिता दोनों को खो चुका था, एक रहस्यमयी मौत की तरह। पंकज का मन किसी काम में नहीं लगता, लेकिन अब उसका कोई स्मिता के अलावा बचा भी नहीं था। इसीलिए वह वहीं रहने लगा। और इधर गोपाल जी भागकर शहर के एक होटल में आ गए। उन्हें काफी भूख लगी थी। वह होटल के मालिक से हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया, मुझे कुछ खाने को दे दो। मालिक ने कहा, अरे, फ्री में कुछ नहीं मिलता, जाकर कहीं काम करो, तब जाकर खाओ। गोपाल जी ने कहा, भैया, आप ही मुझे कुछ काम दे दो, मैं एक मजदूर हूँ, बड़ी मेहनत करना जानता हूँ, बस मुझे पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। आपके होटल में पड़े रहने की थोड़ी सी जगह और खाने को दे देना। होटल का मालिक भी सोचा, बिना तनख्वाह के नौकर मिल रहा है, फ्री में काम करेगा, इसके बदले 2 टाइम का जो बचा रहेगा होटल में वही खा लेगा। कौन सा मुझे इसको अलग से पकवान बनाकर खिलाना है। मालिक ने बोला, चल ठीक है, लेकिन मन लगाकर काम करना, मुझे काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। गोपाल जी उसी होटल में काम करने लगे। कुछ दिन बीता था, तभी एक दिन स्मिता अपनी सहेलियों के साथ उस होटल में पहुंच गई थी, और वहीं वेटर के रूप में गोपाल जी से मुलाकात हुई। स्मिता को तो गोपाल जी पहचान गए थे, लेकिन वह उसे मैडम कहकर पुकारे। उन्हें अब इस मुसीबत में पड़ना ही नहीं था। वह डर भी गए थे कि कहीं मुझे बहू पहचान कर वापिस से ना मरवा दे। लेकिन इधर स्मिता को खुशी इस बात की हुई कि उसका ससुर उसे पहचाना ही नहीं। फिर भी वह डरी सी रह गई थी। अब वह अपने घर में आई और अपने पति पंकज को कुछ नहीं बताई कि तुम्हारे मरे हुए बाप को मैं आज किसी होटल में देखकर आई हूँ। वह नॉर्मल तरीके से स्मिता के पिताजी हवाई जहाज से बिजनेस के काम से विदेश जा रहे थे। लेकिन जब पंकज ऑफिस में काम कर रहा था, तभी फोन आया कि जिस प्लेन में स्मिता के पिताजी थे वह प्लेन क्रैश हो गया है और जमीन में इतनी बुरी तरह से गिरा कि गिरते ही पूरा प्लेन जल गया। जिसमें जितने भी यात्री थे, किसी की कोई खबर नहीं। यह खबर जब पंकज को मिली तो वह घबरा गया। स्मिता के पास तुरंत आया, उसे सारी बात बताई। आज स्मिता को अपने पिता की मौत सुनकर चक्कर आ गया। वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। इससे पहले भी उसके सास और ससुर मरे थे। उन्हें देखकर तो उसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पंकज ने उसे संभाला और उसे सारी सच्चाइयों को बताते हुए यही कहा कि देखो, मेरे माता पिता किस तरह से बारी बारी से मुझे छोड़कर चले गए, तो मैं भी अपनी जिंदगी जी ही रहा हूँ। स्मिता अपने पिता के जाने का बहुत गम ली। धीरे धीरे वह गम से निकलने ही वाली थी। अब उसकी कंपनी के सारे काम पंकज और मैनेजर के ऊपर आ गया था। मैनेजर काफी पुराना था, सारी चीजों की जानकारी उसको ही थी। पंकज तो बस ऐसे ही बताए हुए कामों को करता था। मालिक के जाते ही मैनेजर आगे बढ़कर सारे कंपनी के काम को संभाल लिया। पंकज को दूर दूर कामों के लिए भेज देता, जो कि मैनेजर को मौका मिल जाता था इधर अपने मनमानी करने का। धीरे धीरे मैनेजर ने
बहुत सारे नौकरों को काम से निकाल दिया, कई स्टाफ निकाल दिए। कंपनी में जितने पैसे आते थे वह सब कुछ घपला करने लगा। पैसों की कमी, कंपनी में सही से काम ना होना, वर्करों को सही समय पर पैसे ना मिलना, कुछ तो खुद से छोड़कर भी चले गए। अब वह कंपनी घाटे में चलने लगी थी, इसीलिए मैनेजर ने फैसला लिया कि कंपनी डूब जाए इससे पहले इसे बेचकर सारा पैसा चुका दूं और जो बचे वह अपने लिए हो जाएगा। उसने पेपर में कंपनी को बेचने का ऐड दे दिया। स्मिता एक दिन सुबह सुबह चाय पी रही थी। टेबल पर रखे हुए पेपर पर उसकी नजर पड़ी। अपनी कंपनी का नाम पढ़कर तो वह चौंक गई। तुरंत पेपर को उठाया और उसने बेचने का ऐड देखकर तो उसका मूड खराब हो गया। वह तुरंत पेपर उठाई, कार निकाली और तुरंत मैनेजर के पास पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसके ऊपर पेपर को पटक दिया और कहने लगी, यह सब क्या है? तुम होते कौन हो मेरी कंपनी को बेचने वाले? तुमने मुझसे बिना पूछे हुए इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? वह मैनेजर उस पेपर को लेकर स्मिता के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, मैडम मेरी बात सुनो। मैंने कई बार आपको फोन किया लेकिन आपने मेरे फोन को उठाया ही नहीं, जरूरी ही नहीं समझा। और यह कंपनी काफी घाटे में चल रही है। यह कंपनी डूब जाए इससे पहले इसे बेचकर जितने कर्ज है चुका दो और कुछ आपके लिए भी बच जाएगा। नहीं तो इसमें कुछ आपको फायदा नहीं है। देखो इस कंपनी को खरीदने वाले कितने तैयार हैं, अच्छी से अच्छी कीमत दे रहे हैं। स्मिता ने उस मैनेजर के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद का फैसला मेरे ऊपर थोपने पर? मैं क्यों बेचूं? इस कंपनी को मैं चलाऊंगी, मेरा पति पंकज चलाएगा। लेकिन मैनेजर शांत रहने वाला नहीं था। उसने तुरंत स्मिता का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। मैडम आप मालकिन होगी तो अपने कंपनी की, मेरी नहीं। मैं आपके यहाँ गुलामी नहीं करता, नौकरी करता था। इतने दिनों तक आपके पापा की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे साथ बदतमीजी से बात करें और आप आए हैं मुझे थप्पड़ मारने। मैं यह सब छोड़कर अभी जा रहा हूँ, लो खुद ही संभालो। यह कहकर वह वहां से जाने लगा और बोला, मेरी कई महीनों से तनख्वाह पड़ी है, वह आप मेरे घर भिजवा देंगी कि मुझे आकर लेना पड़ेगा? इतना धमकी देकर वह चला गया। स्मिता वहीं खड़ी की खड़ी देखती रह गई। पंकज को फोन करके बुलाया लेकिन पंकज के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कई लोगों ने उसे सलाह दिया कि कंपनी बेचना ही उचित रहेगा, इतना कर्ज है, वह कहां से लाकर पैसे भरेगी। इसीलिए उस कंपनी को बेचने के लिए कई लोग तैयार थे। एक दिन कंपनी की नीलामी की डेट फिक्स हो जाती है। अब नीलामी के समय पंकज और स्मिता भी बैठे होते हैं। कई बड़े बड़े अमीर लोग आकर उस कंपनी की नीलामी में शामिल होते हैं। सब लोग उस कंपनी में नीलामी की शुरुआत कर देते हैं। 10 करोड़ से उस कंपनी की नीलामी शुरू होती है। 10 करोड़ से नीलामी शुरू की गई। 11 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़ तक आकर रुक गई। जैसे ही 14 करोड़ में कंपनी की नीलामी फिक्स होने वाली थी, लास्ट में जिसने 14 करोड़ बोला था उसकी होने वाली थी। 1, 2, 3 करने ही वाले थे, लेकिन अचानक से किसी व्यक्ति की आवाज आई, 15 करोड़। यह आवाज सुन सब लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। एक चमचमाती हुई कार से एक बाहर निकलता हुआ व्यक्ति बोला। उसे देखकर कोई पहचान नहीं पाया कि यह कौन अमीर व्यक्ति है। काले पैंट कोट और सूट बूट में देखकर वह व्यक्ति आगे बढ़े और स्टेज पर जाकर बोले, 15 करोड़। उनका नाम पूछा गया और फिर वहां पर अनाउंस कर रहे व्यक्ति ने बोला, तो गोपाल जी ने यह नीलामी फिक्स कर दिया है, 15 करोड़। पहले तो उन्हें स्मिता पहचान नहीं पाई और ना ही पंकज, लेकिन जैसे ही नाम सुना तो पंकज की नजर उनके चेहरे पर टिकी। एक बेटा कैसे अपने पिता को नहीं पहचानता? वह तुरंत अपने पिता को पहचान गया। अरे यह तो मेरे पापा हैं, लेकिन यह इतनी बड़ी कंपनी को खरीदने के लिए
15 करोड़ कहाँ से पा गए? इतना सुन और देखकर तो वह बिल्कुल पागल सा हो गया। उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि ये सच में मेरे पापा हैं। तभी वहीं पर वह माली जो उनकी जान बचाई थी, वह भी निकलकर खड़ा हुआ। वह उनका मैनेजर था। सारा पेपर वगैरह फाइल उस माली के हाथ में थी। वह कंपनी तो गोपाल जी को मिल गई। अब गोपाल जी वापिस से जाने लगे तो पंकज पिताजी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन गोपाल जी उससे बात करने को तैयार नहीं थे। लेकिन उनके मैनेजर माली ने कहा, साहब, अपने बेटे को माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने जो भी कहा कि शायद आपके बेटे का भी हाथ है, वह बात गलत थी। आपके जाने के बाद जब मैं यहाँ नौकरी करता था, तब मुझे पता चला कि इनकी कोई गलती नहीं है। यह तो वापिस आ गए थे और आपकी यादों में खूब रोए, खूब तड़पे और मुझसे बात करते रहे। मुझे पता था कि आप जिंदा हो, लेकिन मैंने इनसे नहीं बताया और इनके दिल की सारी बात जानता रहा। फिर आपसे मिलने के बाद भी मैं कई बार सोचा कि बता दूं, लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। इसीलिए शायद मुझसे ही गलती हो गई, इनकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों हाथ फैला दिए और अपने बेटे पंकज को गले लगा दिए। यह देखकर स्मिता ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, जाकर मैं भी अपने ससुर से माफी मांग लूं। जैसे ही वह पास गई तो गोपाल जी उसकी तरफ देखे बिना ही उससे कह दिए, पंकज, अपनी पत्नी को कह दे कि यहाँ से चली जाए। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो मैं मर चुका हूँ। उसने तो मुझे जिंदा ही जलाकर मरवा दिया था। यह बात सुनकर यह सुनकर पंकज आगे बढ़ा और स्मिता के गालों पर जोरदार थप्पड़ मारा। बोला, तुम्हारी गलती की सजा यही है। भगवान ने तुम्हें सही सजा दिया है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया और मेरे पिता को तुमने मुझसे वादा किया था कि ध्यान रखोगी। इसीलिए तुमने यहाँ लाया कि उन्हें खुद मरवा दो और अब यहाँ आकर मेरे पास खड़ी हो। गोपाल जी ने कहा, बेटा, इसे जाने दो। यह तो बचपन से यही सीखी है। कभी गरीबों पर इसने दया नहीं किया। आज तक यह तुम्हारे साथ सिर्फ नाटक करती आई है। अब गोपाल जी से वहां पर रह रहे सभी लोग पूछने लगे, क्योंकि कुछ दिनों तक गोपाल जी वहां के नौकरों के साथ काम किए थे। उनके साथ एक अपनापन हो गया था। वह पूछने लगे, गोपाल भैया, जरा बता के तो जाओ कि आप इतने बड़े अमीर कैसे हो गए। गोपाल जी उनसे बात करते हुए बोले, भैया, मैं तो कल गरीब था और आज भी गरीब हूँ। तुम लोगों के जैसा हूँ। बस किस्मत की बात है। मैंने अपने गांव से दूर और शहर से लगी हुई एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा था कि कभी मेरा बेटा विदेश से लौटकर आएगा तो उसमें बहुत बड़ा मकान बनाकर बहू के साथ रहेगा। लेकिन यह दिन देखने से पहले ही बहू ने मुझे इस दुनिया से मरवाने की साजिश रची। खैर, कोई बात नहीं। तो उस फ्लैट की बात करता हूँ, जिस फ्लैट को मैंने कौड़ियों के दाम पर 100 बीघा जमीन खरीद लिया था, क्योंकि वहां पर काफी दलदल नदियां और पानी था। इसीलिए उस जमीन की कीमत कुछ नहीं थी। अब उस जमीन पर बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी कंपनी बनने वाली थी। उसमें इतनी जमीन थी कि कई कंपनी एक साथ खड़ी हो सकती थी। मैं अपने गांव के घर पर था। जब बहू मुझे होटल में देख ली थी तो मैं काफी डर गया था। उसके बाद मैं अपने गांव वाले घर में चला गया और वहीं पर मैं अपने घर में रहने लगा। तभी एक दिन मेरे पास कई साहब और एक इंजीनियर वकील आए और वह मुझे समझाने लगे कि वह फ्लैट वह बेच दे, क्योंकि उस फ्लैट में बहुत सारी कंपनी अपनी अपनी शोरूम बनाने वाली है। कई कंपनी बनने वाली है। कई लोग मिलकर उस फ्लैट को एक साथ खरीदना चाहते हैं। मैंने कह दिया कि मैं वह जमीन नहीं बेचूंगा। मैंने गांव के मुखिया को बुलवाया तो उन्होंने कहा कि उस जगह की कीमत 20 करोड़ रुपए चाहिए। उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन वह सब मिलकर 20 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए।
और फिर मैंने वह जमीन बेच दिया। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था तो मेरे गांव के मुखिया पेपर लेकर मेरे घर पर पढ़ते पढ़ते आ गए और पेपर छोड़कर चले गए। उसमें मैंने देखा कि बहू के पिता की कंपनी बिक रही थी। मैंने 20 करोड़ रुपए जो अपनी जमीन बेचकर प्राप्त किए थे, उसमें से मैंने पहले तो अपने कच्चे मकान को अच्छे से बनवाया और फिर बाकी के पैसे मैंने रख दिए थे कि कभी मेरा बेटा पंकज वापिस आया तो उसके काम आएंगे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यह कंपनी की नीलामी शुरू हो गई है, बस इसीलिए मैं भी यहाँ पहुंच गया और जितने पैसे मेरे पास बचे थे उतने की मैंने यह कंपनी खरीद ली। अब सभी लोग तालियां बजाने लगे और गोपाल जी को वाहवाही करने लगे। वाह गोपाल भैया, आप बड़े किस्मत वाले निकले। फिर पंकज ने बीच में ही रोकते हुए बोला, पापा आपने क्या बोला? बहू आपको होटल में मिली थी, इसका मतलब मेरे आने के बाद भी आपको स्मिता मिली थी। फिर उसने मुझसे नहीं बताया कि आप जिंदा हो, आप होटल में काम कर रहे थे। गोपाल जी ने कहा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, जब यह हादसा हुआ उसके बाद मैं होटल में ही रहने लगा था। छुप छुपा कर रहता था कि बहू मुझे देखे ना, लेकिन यह एक बार उस होटल में गई थी और मुझे देखी भी थी। तभी तो मैंने बताया ना कि मैं जल्दी से उसे देखने के बाद वहां से फिर से चला गया था। अब पंकज और गुस्से में आ गया कि इसने तो मेरे पापा को देखा कि जिंदा हैं तो भी मुझे नहीं बताई। पंकज ने कहा, अब मेरा स्मिता के साथ कोई रिश्ता नहीं है पापा, अब चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। अब वह कंपनी जिस पर स्मिता बड़ी घमंड किया करती थी, जिसके दम पर वह अपने सास ससुर को कचरा समझती थी, आज वह खुद गरीब भिखारी बन गई थी, एक एक पैसे के लिए तरस रही थी। अब उसकी सहेलियां भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं इसे एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।